Today I'm going to start a new chapter, Kings, Farmer and Towns, where we learn about early states and their economies. Alright, and you must have to watch all the videos in order to understand the chapter well. तो चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन के 1500 साल बाद कई डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब ये वो टाइम था जब इंडस रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज के किनारे रहने वाले लोग ऋग्वेदा लिख रहे थे। फाइन। और ये जो नॉर्थ इंडिया, डेक्कन प्लेट्यू और जो कर्नाटका के कुछ पार्ट्स में लोगों ने एग्रीकल्चर भी करना शुरू कर दिया था। और पैस्टोरल पॉपुलेशन मतलब वो लोग जो कि कैटल रियर करते हैं, जैसे भेड़, बकरियां, शीप, गोट ये पालते थे, और जो नोमैडिक होते थे, ये लोग भी डेक्कन और साउथ की तरफ देखने को मिलते हैं। फाइन। अब हम क्या देखते हैं कि भाई जो डेड बॉडीज को बरी करने का भी एक नया मेथड यूज किया जा रहा है। क्या, कैसे? कि इसमें बड़े बड़े स्टोन स्ट्रक्चर, बड़े बड़े जो महापाषाण स्ट्रक्चर से कहते हैं, जैसे कि हम कहते हैं मेगालिथ, उसका इस्तेमाल हो रहा था। और कई बार तो लोग आयरन टूल्स और वेपन्स को भी डेड बॉडी के साथ में बरी कर रहे थे। ठीक है, अब 6th सेंचुरी के बाद कुछ और डेवलपमेंट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि न्यू स्टेट्स का बनना, नए नए शहर बन रहे हैं, नए नए टाउन्स बन रहे हैं, एम्पायर और किंगडम्स बन रहे हैं। तो इन पॉलिटिकल प्रोसेस के पीछे कुछ चेंजेस थे। ठीक, अब वो कैसे चेंजेस का पता चलता है? जिस तरह से ये एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइज तरीके से कर रहे थे, उससे ये पता चलता है कि कोई अथॉरिटी तो थी भाई जो ये काम इतने ऑर्गेनाइज तरीके से करवा रही थी। ठीक है, इसी के साथ हम क्या देखते हैं कि पूरे सब कॉन्टिनेंट में नए नए टाउन्स बन रहे हैं, और आर्कियोलॉजिस्ट इस डेवलपमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए, इसको समझने के लिए कई चीजों को स्टडी कर रहे हैं, जैसे कि इंस्क्रिप्शंस, टेक्स्ट, कॉइन्स एंड पिक्चर्स। ठीक, नाउ बिफोर वी मूव फर्दर आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन सर्टेन टर्म्स। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये इंस्क्रिप्शन क्या है। पहले आप देखिए इंस्क्रिप्शंस क्या है। इंस्क्रिप्शन वो राइटिंग्स हैं जो कि किसी हार्ड सरफेस पे लिखी जाती है, इंग्रेव्ड की जाती है, मतलब कि उसको हार्ड सरफेस में लिख लिया जाता है, जैसे कि स्टोन में, मेटल में, पॉटरी में। और ज्यादातर क्या लिखा होता है इसमें? अचीवमेंट्स होते हैं, या फिर कोई एक्टिविटी के बारे में लिखा जाता है, या फिर आइडियाज के बारे में, उन लोगों के आइडियाज के बारे में जिसने इनको लिखवाया, कमीशन करवाया है, जैसे कि राजा, महाराजा, ये लोग। या फिर कई बार डोनेशंस, आप देखते हैं ना, मंदिर में जाते हैं तो वहां पर पानी की टंकी बनी होती है, पानी की टंकी होती है, उसमें लिखा होता है कि भाई फलाना फलाना आदमी ने ये डोनेट किया है, या कोई भी चीज, कोई भी मंदिर में आप अगर जाकर देखते हैं कि भाई कोई डोनेशन दिया गया है, तो वो लोग उसमें लिखा होता है, उसमें दैट इज इंस्क्रिप्शन। ठीक है, तो समझ गए ना इतना आप? अच्छा, इसमें क्या होता है? डेट भी लिखा होता है। ठीक है, इसमें डेट भी लिखा होता है कि भाई कब कब ये डोनेशन दिए गए हैं। और इन केस अगर ये नहीं लिखा है, डेट नहीं लिखा है, तो उसको फाइंड आउट करने का भी एक तरीका है। उनकी स्टाइल ऑफ राइटिंग से उसको फाइंड आउट किया जाता है कि कितना डेटेड बैक होगा। ओके, पहले जो इंस्क्रिप्शन की जो राइटिंग थी वो क्या थी? प्रकृत भाषा में लिखा था। जैसे भैया हम लोग क्या करते हैं, हिंदी में लिखते हैं, और रोमन लैंग्वेज में लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, ठीक है ना, लिपि जिसे कहते हैं। वैसे ही जो उनकी जो इंस्क्रिप्शन का जो लैंग्वेज था वो प्रकृत था। और ये प्रकृत भाषा जो थी, ये ऑर्डिनरी लोगों द्वारा बोली जाती थी। अच्छा, इसमें आप हमको क्या नाम देखने को मिलता है? अजात शत्रु एंड अशोका का नाम जो है ये प्रकृत टेक्स्ट के इंस्क्रिप्शन में कई बार देखने में आ रहा है। जो इसकी जो किताबें हैं, टेक्स्ट हैं, या जो इंस्क्रिप्शन हैं, उसमें कौन से दो नाम आ रहे हैं? अजात शत्रु एंड अशोका। फाइन। अच्छा, कुछ लैंग्वेजेस जो है पाली, तमिल और संस्कृत में भी लिखी जा रही हैं, कुछ इंस्क्रिप्शन इस लैंग्वेजेस में भी हैं। तो इसका मतलब था कि भैया ये भी इस्तेमाल होती थी, ये लैंग्वेज भी। और ये भी हो सकता है कि कई बार लोग दूसरी भाषा, कई और भाषा भी बोलते होंगे, लेकिन उसको रिटन में या राइटिंग में वो लोग यूज नहीं करते हैं। तो ठीक है, अब आप इंस्क्रिप्शन तो आप समझ गए, अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी एक चीज और समझिए कि एपिग्राफी क्या होती है। इन इंस्क्रिप्शन की स्टडी को एपिग्राफी कहा जाता है। चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिप एंड पियादासी। इंडियन एपिग्राफी में एक बड़ा डेवलपमेंट आया कब? 1830 में, जब जेम्स प्रिंसेप, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर थे, उन्होंने ब्राह्मी एंड खरोस्ती लैंग्वेज को डिसाइफर किया।
अच्छा, ये तो वो स्क्रिप्ट्स थे जो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन में यूज होते थे। फाइन। अच्छा, तो जेम्स प्रिंसप ने क्या पाया कि ज्यादातर इंस्क्रिप्शन में एक राजा को मेंशन किया गया, मतलब एक राजा का नाम बार बार आ रहा है, जिसे पियादासी कहा गया, मतलब लिखा गया। और पियादासी का मतलब क्या है? प्लेजेंट फेस वाला राजा, मतलब खूबसूरत राजा। फाइन। तो ऐसी ही कुछ इंस्क्रिप्शन थे जिसमें कि राजा का नाम अशोका लिखा गया। और अगर हम बुद्धिस्ट टेक्स्ट में पढ़ते हैं तो अशोका जो था वो बड़ा ही फेमस रूलर हुआ करता था भाई अपने टाइम का। तो इस रिसर्च ने अर्ली इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री को, इनकी इन्वेस्टिगेशन को एक बिल्कुल नया डायरेक्शन दे दिया। तो कई जो यूरोपियंस और जो इंडियन स्कॉलर्स थे, उन्होंने इन्हीं इंस्क्रिप्शन और टेक्स्ट का सहारा लिया मेजर डायनेस्टीज को समझने के लिए। जो बड़ी बड़ी डायनेस्टीज आई हमारे पुराने टाइम में, हमारी इंडियन हिस्ट्री में, उनको समझने के लिए इन इंस्क्रिप्शंस और टेक्स्ट का सहारा लिया। तो जिससे क्या हुआ कि 20th सेंचुरी तक हम इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में काफी कुछ जान चुके थे। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। द अर्लीस्ट स्टेट, सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पुराने स्टेट्स कौन कौन से थे। द 16 महाजनपदा। The 6th century BCE is often regarded as a major turning point in early Indian history. तो 6th century BCE को क्या माना जाता है? इंडियन हिस्ट्री में जो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट लेकर आया। ये वो टाइम था जब नए नए स्टेट्स बन रहे थे, सिटीज बन रहे थे, और आयरन का इस्तेमाल हो रहा था, लोहे का इस्तेमाल हो रहा था, कॉइन्स बन रहे थे। ठीक है, और एक नई चीज और क्या देखने में आ रही है इस दौरान? एक नया एक बुद्धिज्म और जैनिज्म के आइडियाज, उनकी आइडियोलॉजी को भी हम देख रहे हैं। अच्छा, जो बुद्धिस्ट और जैना टेक्स्ट हैं, ठीक है, वो कुछ महाजनपद के बारे में जिक्र करते हैं, महाजनपद के बारे में बताते हैं, 16 महा स्टेट के बारे में बताते हैं। तो कौन कौन से हैं वो? वजी, मगधा, कोशाला, कुरु, पंचाला, गंधारा और अवंती। ये नाम जो थे ये जैना और बुद्धिस्ट की किताबों में बार बार आ रहे थे। तो इसका मतलब तो भाई यही हुआ कि जो 16 महाजनपद थे उनमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट महाजनपद रहे होंगे वो यही रहे होंगे। अब क्या था कि ज्यादातर जो महाजनपदा थे इनमें तो राजा राज करते थे। अच्छा, कुछ जैसे कि जो गना और संघा जिसे कहते थे वो ओलिगार्चीज थे। तो ओलिगार्ची का मतलब क्या होता है? जिसमें कि पावर शेयरिंग होती है, उसमें कोई एक रूलर नहीं होता बल्कि बहुत सारे रूलर्स होते हैं, और इन सब को क्या कहा जाता है? राजास। तो जो महावीरा और जो बुद्धा थे वो भी ऐसे ही किसी एक गना को बिलोंग करते थे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम वज्जी संघा का एक एग्जाम्पल। ठीक है, इसमें जो राजा है वो शायद सारा रिसोर्स उसी के कंट्रोल में रहता था, जैसे कि लैंड। ठीक है, अच्छा, अब जो हर एक महाजनपदा था इसका एक कैपिटल सिटी भी होता था, जिसको कि पूरा किला बंद करके फोर्टिफाइड करके रखा जाता था। अब इस फोर्टिफाइड सिटी को मेंटेन करने के लिए भाई आर्मी भी चाहिए और ब्यूरोक्रेट भी चाहिए, चलाने के लिए प्रशासन भी चाहिए, और इसके लिए क्या चाहिए? रिसोर्स चाहिए, पैसा चाहिए। ठीक है ना? तो अब हम क्या देखते हैं कि भाई 6th सेंचुरी बीसीई के आगे एक ब्राह्मण्स जो थे उन्होंने संस्कृत में टेक्स्ट लिखने शुरू कर दिए, जिसका नाम था धर्मसूत्रा। ओके, अब इस धर्मसूत्रा में क्या लिखा था? उसमें रूलर्स के लिए कुछ नियम कानून थे कि हाउ अ रूलर शुड बिहेव, और दूसरों लोगों के लिए, दूसरे सोशल कैटेगरीज के लिए भी इन्होंने कुछ रूल्स लिखे थे। ओके, अच्छा, और उसमें ये भी लिखा था कि भाई क्षत्रिय से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है, कि क्षत्रिय को कैसा होना चाहिए, और रूलर्स को एडवाइस दिया गया है कि आप जो है टैक्सेस लेंगे, ट्रिब्यूट लेंगे, किससे? कल्टीवेटर्स से, ट्रेडर्स से और आर्टिसंस से। ठीक है, ये आपको टैक्सेस और आपको ट्रिब्यूट पे करेंगे। अच्छा, ये क्लियर नहीं है कि जो फॉरेस्ट में रहने वाले, जंगल में रहने वाले पैस्टोरलिस्ट थे या जो फॉरेस्ट पीपल थे, क्या इन लोगों से भी कोई रिसोर्सेज लिया जाता था? ओके, इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि बगल के स्टेट में, आपके पड़ोसी स्टेट में जाकर आप रेड मार सकते हैं, वहां जाकर लूटमारी कर सकते हैं, और ये बिल्कुल लेजिमेट था, बिल्कुल कानूनन इसको अधिकार था कि भाई एक राजा जाकर बगल के स्टेट में जाकर लूटमारी कर ले
और अपना धन इकट्ठा कर ले, अपने आप को मजबूत बना ले। इसी तरह से लूटमारी करके जो ज्यादा स्ट्रांग था उसने अपने आप को बाकी स्टेट्स के मुकाबले में स्टैब्लिश कर लिया और अपने आर्मी खड़ी कर ली और अपना रेगुलर ब्यूरोक्रेट भी खड़ा कर लिया, एक मतलब अच्छे से प्रशासन भी उनका चलने लगा। और जो बाकी थे जो नहीं सरवाइव कर पाए वो क्या हो गए, वो डिपेंड होने लगे किस पे, मिलिट्री में, जो कि किसानों को ही रिक्रूट करते थे। किसान, उनके मिलिट्री में कौन होते थे आर्मी मैन, किसान। If you like my video, please like, subscribe and share. It will motivate me to make more videos. You can write your problems on the comment section. Thanks.